नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ की बैठक, सरकार को घेरने के लिए बनाई खास रणनीति। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाने निकली यूपी कांग्रेस, जातिगत जनगणना के लिए जुटाएगी समर्थन। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार से समर्थन वापस ले नीतीश कुमार, मीसा भारती की जेडीयू से अपील, कानून मंत्री की बात से नाराज हुई आरजेडी सांसद। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी का हो चुका है गठन, ओवैसी समेत 31 सांसदों को इसमें मिली है जगह। खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कॉलेज सर्कुलर पर लगाई अंतरिम रोक और जारी किया नोटिस। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष अब मजबूत हो चुका है और अगर आप भी खुलकर इंडिया का करते हैं समर्थन, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ की बैठक, सरकार को घेरने के लिए बनाई है खास रणनीति। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की और उन्होंने सरकार को घेरने के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सांसदों से कहा कि वो संसद के अंदर ज्वलंत मुद्दों को उठाएं जिससे सरकार को घेरा जा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, किसान, महंगाई से परेशान आम लोगों की समस्याओं से लेकर बांग्लादेश के हिंसक तख्तापलट और देश की सीमा पर चीन की चुनौतियों जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की। बैठक में पार्टी के सांसदों से कहा गया कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान दें, लेकिन अपने इलाकों के मुद्दों को ना भूलें। उनसे जुड़े मुद्दों को संसद में रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ये देखा जाएगा कि कौन सदस्य कितनी सक्रियता के साथ मुद्दों को उठाता है। राहुल गांधी की लोकसभा का नेता चुने जाने के बाद पार्टी के सांसदों के साथ पहली बैठक थी। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश की स्थिति, चीन का मामला, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने सांसदों से चर्चा की है। गोगोई ने कहा कि सांसदों को संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा और उनको विभिन्न विषयों को उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाने निकली यूपी कांग्रेस, जातिगत जनगणना के लिए जुटाएगी समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ही सदन की कार्रवाई के दौरान कहा था कि इंडिया गठबंधन इसी सदन में जातिगत आरक्षण का प्रस्ताव पास करेगी। और यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा था कि वो इस मामले से डिगने वाले नहीं हैं और वो वंचितों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी के इस तेवर को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी यूपी कांग्रेस ने संभाल ली है। यूपी कांग्रेस ने तय किया है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाएगी और यही नहीं, 9 से 11 अगस्त तक पार्टी जागरूकता अभियान भी चलाने जा रही है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की वकालत करते रहे थे और हर चुनावी मंच से उन्होंने जातिगत जनगणना की बात छेड़ी थी। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुका है, तब भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। हाल ही में कांग्रेस ने 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस भी मनाया था और उसमें जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा पर लगे 50% के बैरियर को खत्म करने की मांग की थी। कांग्रेस की मंशा अब इस जातिगत जनगणना के मसले को आगे बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाने की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो आने वाले समय में हस्ताक्षर अभियान और इस विषय पर बड़े सम्मेलन भी करवाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी से 6 सीटें मिलने के बाद अब कांग्रेस की निगाहें 2027 की विधानसभा चुनावों पर हैं और लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने की वजह से पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के पास आया और आरक्षण बचाने के नाम पर दलित वोटरों को साथ लाकर कांग्रेस को यूपी में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सकी थी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या वापस से 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो वही कमाल करके दिखाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार से समर्थन वापस ले नीतीश कुमार, मीसा भारती की जेडीयू से अपील, कानून मंत्री की बात से नाराज हुई आरजेडी सांसद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने बिहार में पटना उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना की मांग से जुड़े पूरक प्रश्न के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड को चुनौती दी कि अगर वो ये काम नहीं करवा सकती है तो केंद्र सरकार से समर्थन वापस लें तथा पार्टी राज्य के लोगों को धोखा देना बंद करे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सवाल किया कि क्या
भागलपुर और बिहार के किसी अन्य जिले में उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना का विचार है। इसके जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि अगर कोई पीठ की स्थापना की मांग होती तो उसके लिए जरूरी है कि उच्च न्यायालय का प्रस्ताव आना चाहिए, राज्य सरकार की सहमति और राज्यपाल की सहमति होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो फिर विचार किया जाता है। इसके बाद आपको बता दें कि मीसा भारती ने पूरक प्रश्न पूछने के दौरान कहा कि वो मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आरजेडी सांसद ने कहा कि जेडीयू के सांसद जी से कहना चाहती हूं कि वो अपने नेताओं से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करें और वहां से प्रस्ताव भिजवाएं। अगर ये नहीं करवा सकते हैं तो सरकार से समर्थन वापस लें और बिहार की जनता को धोखा देने का काम नहीं करें। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार की जनता को धोखा देने का काम ना करके समर्थन वापस ले नीतीश कुमार, ये बड़ा बयान दिया है मीसा भारती ने। और करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी का गठन, ओवैसी समेत 31 सांसदों को मिली जगह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन किया है। साथ ही इसके लिए निचले सदन के 21 सदस्यों को नामित करने और राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित करने वाले प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। ये संयुक्त समिति में लोकसभा से जिन 21 सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें भारतीय जनता पार्टी के 8, कांग्रेस पार्टी के 3 सांसद शामिल हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में ये प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई है। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दोस्तों, संयुक्त समिति में भाजपा के जगदम्बिका पाल समेत कई सारे नेता मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिजाब पहनने वाले छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कॉलेज सर्कुलर पर लगाई अंतरिम रोक और जारी कर दिया ये बड़ा नोटिस। या दोस्तों, मुंबई के कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता लड़कियों को फौरी तौर पर राहत दी है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के बाद कॉलेज सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है और साथ ही अदालत ने कॉलेज को नोटिस भी जारी किया है। कॉलेज के इस नोटिस का जवाब 8 नवंबर से पहले देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के आदेश पर आंशिक रोक लगा दिया है। साथ ही बेंच ने मामले के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का 8 नवंबर से पहले कोर्ट में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। पीठ ने कॉलेज के सर्कुलर के पॉइंट 2 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉलेज में हिजाब, बुर्का, स्टॉल, बैज, पटका पर रोक रहेगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि कॉलेज में 400 से ज्यादा लड़कियां हिजाब पहन कर आती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अलगाववादी ताकतों को करारा जवाब देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबकी नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं और इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। ईसीआई राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग अलगाववादी ताकतों को करारा जवाब देंगे। ऐसी ताकतों से राजनीतिक दल भी लड़ रहे हैं। किसी भी आंतरिक या बाहरी ताकतों को चुनाव को पटरी से नहीं उतरने देंगे। चुनाव आयोग इलेक्शन की तैयारी पर जुटा हुआ है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जोश और उत्साह से विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे लोग। राजीव कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होगी तब दल और वोटर पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे। राजनीतिक पार्टियों ने एक मत से जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और अच्छे लोकसभा चुनावों के लिए लोगों और चुनाव आयोग की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कसी कमर, कांग्रेस ने की 5 सीटों की डिमांड। अजय राय का बड़ा बयान आया सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर डोज का काम किया है। अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, पर सीटों को लेकर अभी भी स्थिति कुछ साफ नहीं है। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के बीच में पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीट बंटवारे को अजय राय ने कहा कि 10 में से 5 सीटों पर हमने अपना
दावा किया है और 5 सीटों पर सपा मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय लेना है, लेकिन हमने 5 सीटों की डिमांड की है और साथ ही हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब इंडिया गठबंधन हर चुनाव में एक साथ जाना चाहता है और कम से कम यूपी में यह फॉर्मूला सबसे सटीक साबित हुआ है। और यूपी में जल्द ही विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से एक सीट सीसामऊ जो कि कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है, जबकि 9 विधानसभा सदस्य अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता ने खोला मोर्चा, मोदी सरकार के खिलाफ कर दिया है हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार के विशेष दर्जे की मांग, देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं का संसद में प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता और राज्यसभा सांसद संजय यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के नेता ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से बच रही है। सरकार संसद में खड़ी होकर झूठ बोल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को ठगा जा रहा है। और इससे पहले गुरुवार को भी इंडिया अलायंस के नेताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। राज्यसभा में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आरजेडी सांसद और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता संजय यादव ने एक दिन पहले ही वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा ने हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पाटलिपुत्र से समर्थन तो ले लिया, लेकिन बिहार को दिया कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 और बिहार में 17 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। एनडीए की सरकार ने बिहार को गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और केंद्र बनाकर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार में कुछ फायदा बिहार को नहीं हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुरक्षित नहीं है आदिवासी। कांग्रेस पार्टी ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूं कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में फर्जी नक्सली मुठभेड़ों में लोग मारे जा रहे हैं, डायरिया और मलेरिया से लोग मर रहे हैं, जल और जंगल छीने जा रहे हैं और इसका मतलब है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को उनकी घोषणाओं में सुधार करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दुष्प्रचार है और ये सरकार राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए ऐसे कानून ला रही है। तो दोस्तों, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि जिस धरती के नीचे करोड़ों लाखों करोड़ों का खनिज है, उसी धरती के ऊपर सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक आज़ादी के 75 साल हो जाने के बावजूद भी वो अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान ने संसद को किया गुमराह, जयराम रमेश ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को कथित तौर पर हटाए जाने के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भेजे गए नोटिस में रमेश ने कहा कि 7 अगस्त 2024 को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीसरी और छठी कक्षा के बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों में भारत के संविधान की प्रस्तावना को हटाए जाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में कहा कि अभी छठी कक्षाओं की जो पाठ्य पुस्तक आई है उसमें भी प्रस्तावना है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रमेश के अनुसार प्रधान का ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि अपने तर्क के समर्थन में मैं तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक लुकिंग अराउंड पर्यावरण अध्ययन नवंबर 2022 संस्करण हिंदी में पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक रिमझिम 3 है
और छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक की प्रतियां संलग्न कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को लेकर के जबरदस्त बहस छिड़ रही है और आरोप यह है कि एनसीईआरटी की किताबों से प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सांसद ने विनेश फोगाट मामले में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया और खेल मंत्री से बयान वापस लेने की मांग तक कर दी। जी दोस्तों, यहाँ पर खेल मंत्री के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा देश में मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विनेश फोगाट मामले में खेल मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है। कांग्रेस सांसद ने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा है कि खेल मंत्री ने सदन में दिए अपने बयान में विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर 70 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि विनेश फोगाट राष्ट्रीय धरोहर हैं और हम से सिर्फ समर्थन और सम्मान चाहती हैं, न कि सिर्फ कोई वित्तीय आंकड़े। कांग्रेस सांसद ने खेल मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की। दोस्तों इतना ही नहीं, मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने तो कहा था कि अगर ऐसे आपको आंकड़े गिनाने हैं कि कितना खर्च हुआ तो आप बताइए कि विदेशी यात्राओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और उनके तमाम मंत्री जाते हैं उसमें देश के जो टैक्स पेयर्स हैं उनका कितना पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय धरोहर है विनेश फोगाट उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, ये गिनाने का सही समय सदन में था? क्या ये उचित था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि हरियाणा से आ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी कांग्रेस, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की होगी समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर बनाई गई राज्य स्तरीय कमेटी की पहली बैठक 10 अगस्त को बुलाई गई है। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में होने वाली ये बैठक कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया लेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज समेत सभी 51 सदस्य शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में जन गण मन यात्रा निकालेगी कांग्रेस, रांची में राहुल गांधी दिखाएंगे इसको हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के साथ बाकी 3 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस झारखंड के विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा शुरू करने जा रही है, जो कि 21 दिनों तक चलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में सभापति पर महिलाओं के अपमान का आरोप, जया बच्चन बोली माफी मांगे जगदीप धनखड़। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने कहा कि मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई, हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब वरिष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये महिलाओं का अपमान है। तो दोस्तों जगदीप धनखड़ का ये बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने जया बच्चन को कहा था कि आप सेलिब्रिटी होंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जया बच्चन ने महिलाओं का अपमान करार दिया है और यहाँ पर आपको बता दें कि माफी तक की मांग उठा दी है जगदीप धनखड़ ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10 साल में पहली बार हुआ ऐसा, मोदी सरकार का अटका कोई बिल जेपीसी में भेजा गया वक्फ विधेयक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विपक्षी दलों के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने अब इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया है। दूसरी तरफ सरकार ने राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और इसी के साथ जुडिशरी के बीच में चेक एंड बैलेंस का संबंध होता है, वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर देखने को मिल रहा है जहां पर पार्लियामेंट जो है यानी कि लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव पर चेक एंड बैलेंस यहां पर बनाती नजर आ रही है और जेपीसी में भेज दिया गया है इस विधेयक को। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि जब मोदी सरकार का कोई बिल अटक गया हो और 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक बैलेंस देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड के नेताओं के साथ की बैठक, खड़गे बोले फिर बनाएंगे सरकार। जहां दोस्तों झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति को सफल बनाने में जुट जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीना जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस मामले पर आदेश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा और लोकसभा का कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और राजस्थान दोनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में जहां वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन के मामले पर हंगामा हो गया। इसी बीच हंगामे के चलते राज्यसभा का 265वां सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।